तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई 1 के बराबर हो, 1 यूनिट मात्रक। तो 1 मात्रक लंबाई वाला जो सदिश होगा उसको हम एकांक सदिश कहेंगे। यानी ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो तो उसको हम एकांक सदिश कहेंगे। और किसी भी वेक्टर का, सपोज करिए एक वेक्टर ए है, तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी भी सदिश के यूनिट वेक्टर को उसको सिंबल के रूप में लिख करके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो इस तरीके से ए का यूनिट वेक्टर ये होगा। बी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसको बी के ऊपर कैप लिखेंगे। पी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो पी के ऊपर कैप लिखेंगे। तो इस तरह से जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर कैप लगाकर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब किसी भी, यानी कि जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। इट मीन्स कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए दैट इज ए कैप इक्वल, कैसे लिखेंगे? तो दिए गए वेक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इस तरीके से ए का यूनिट वेक्टर ये हो गया। अगर सपोज करिए पी का यूनिट वेक्टर लिखना है तो पी के वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड को 2 पैरेलल लाइन के बीच मॉड में लिखा जाता है। तो किसी भी सदिश में उसके मापांक से भाग दे देने पर आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर जिसकी लंबाई जो है हमेशा 1 के बराबर होती है। और यूनिट वेक्टर ए का मापांक कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप तो 1 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कैप तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर के मापांक हमेशा 1 यूनिट के बराबर होता है। इस तरीके से अब कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर होते हैं जिनको आपको जानना है, जैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणिक एकांक सदिश। कुछ ऐसे एकांक सदिश होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस यानी हम इस स्पेस में कोई पॉइंट ले लें तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस खींच सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पर अगर हम 3 डायमेंशन में चले जाएं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स एक्सिस के एलांग अगर हम एक यूनिट का एक वेक्टर ले लें तो एक्स एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस के एलांग जे कैप से, और जेड वाला जो होता है इसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर होते हैं, आई, जे एंड के, और तीनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में होते हैं। ये एक्स एक्सिस के एलांग, ये वाई और ये जेड। इसलिए यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि लंब कोणिक एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी कि ऐसे यूनिट वेक्टर आप लें जो एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। तो आई, जे और के जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मिलते हैं, तो आई कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। व्हाट इज जे? जे कैप दिस इज यूनिट वेक्टर along y axis, and k cap
this is unit vector along z-axis, and these are known as the orthogonal unit vector. These are known as orthogonal unit vectors. इस तरीके से, यानी कि सपोज करिए कि यहाँ पर हम इस पेन के हेल्प से अगर हम बनाते हैं 3 एक्सिस, ये देखिए x एक्सिस, ये z एक्सिस, और ऐसे हो तो y एक्सिस हो जाएगा। तो x, y और z ये वाला, तो इधर की ओर i कैप, इधर की ओर j कैप, इधर की ओर k कैप, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i कैप, इसका मैग्नीट्यूड, या j कैप का मैग्नीट्यूड, या k कैप का मैग्नीट्यूड, माड में लिखने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मापांक, मात्रा, तो इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हम i, j और k का यूज कहाँ करेंगे? तो इसको हमको किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए फॉर एग्जांपल इसका यूज कि x एक्सिस के एलॉन्ग, आपसे कह दिया जाए x एक्सिस के एलॉन्ग 5 यूनिट का एक वेक्टर लिखो। x एक्सिस के एलॉन्ग यानी x एक्सिस की ओर 5 यूनिट का एक वेक्टर लिखना है। तो कितने यूनिट का है? 5 यूनिट का लिखना है, तो 5 लिखकर i कैप लगा दीजिए, तो ये एक वेक्टर आपको मिल जाएगा जो x एक्सिस के एलॉन्ग हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ देता y एक्सिस के एलॉन्ग, तो अगर हम 5 यूनिट लिखकर j कैप लगा दें तो ये y एक्सिस के एलॉन्ग एक वेक्टर हो जाएगा। 5 लिख करके k अगर लगा देते हैं तो ये आपका एक वेक्टर हो जाएगा z एक्सिस के लॉन्ग, ये हो जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह से हम जितने भी यूनिट का बनाना चाहते हैं, 10 यूनिट का बनाना चाहते हैं x एक्सिस के लॉन्ग, तो i लगा दीजिए x एक्सिस, माइनस के साथ लगा देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा -x। तो इस तरीके से i, j, k के हेल्प से हम कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग। और इसी का हम यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चाहे 2D रिजोल्यूशन हो या 3D रिजोल्यूशन हो। 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में एक दिए गए वेक्टर को हम 3 एक्सिस x, y और z तीनों दिशाओं में विभाजित करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, और एक ही वेक्टर को 3 पार्ट में लिखते हैं जोड़ करके। तो ये 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहा जाता है। यानी अगर हम किसी दिए गए सदिश को 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजित करें तो उसको हम 3D रिजोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस वेक्टर, सपोज करिए कि एक OP वेक्टर जो कि A है, OP वेक्टर, इसको एक घनाभ का विकर्ण यानी एक पैरेललोपाइड यहाँ पर क्यूबाइड लिया गया है, और इस क्यूबाइड का एक डायगोनल विकर्ण OP लिया गया है जो इस वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेक्टर A को 3 पार्ट में तोड़ना है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो इस क्यूबाइड का जो एक साइड ये लंबाई है इसको x एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, चौड़ाई वाले पोर्शन को y एक्सिस, और ऊंचाई वाले हाइट वाले पोर्शन को z एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो OA पोर्शन है, जो इसका लेंथ है इस क्यूबाइड का, तो O से A तक का ये जो लेंथ है इसका x घटक कहलाएगा। O से B वाला जो होगा A का y घटक कहलाएगा, जिसको AY से डिनोट करेंगे, और O से C तक ये जो पोर्शन है आपका AZ, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट या घटक कहलाएगा। इस तरीके से इस फिगर में अगर यह जो वेक्टर A जिसका हमको 3D रिजोल्यूशन करना है, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा हो, और z के साथ गामा एंगल
तो इस तरीके से जो यहाँ पर वेक्टर ए का, वेक्टर ए जो कि ओपी वेक्टर है का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट घटक जो होगा वह क्या होगा, ए एक्स होगा, जिसकी वैल्यू ए कास अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा क्या है, तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से झुकाव कोण है। इसी तरह से वाई एक्सिस के अनुदिश घटक कंपोनेंट ए वाई से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा ए कास बीटा, जहाँ बीटा वाई एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है और जेड एक्सिस के साथ घटक ए लिखकर जेड से डिनोट करेंगे और ए कास गामा हो जाएगा। तो वेक्टर के नियम से आप जानते हैं कि नीचे देखिए एक यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से O से A और O से B, वेक्टर OA और वेक्टर OB को जोड़ें OA प्लस OB, तो OQ के इक्वल हो जाएगा, OQ के सदिश योग के नियम से। और हमको OP चाहिए, तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर OQP। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ अगर लें तो O से P तक का वेक्टर लिखेंगे OP वेक्टर, O से P का वेक्टर, O से Q तक, फिर Q से P तक आइए, O से PQ तक, Q से P तक, तो OQ प्लस QP। और यहाँ देखिए OQ की वैल्यू है OA प्लस OB, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो OA प्लस OB प्लस QP हो जाएगा और QP की वैल्यू OC के इक्वल हो जाएगा। तो QP की जगह पर हम लिख सकते हैं OC। अब तीनों की वैल्यू रखिए, OP कितना है, वेक्टर A है, OA कितना है, OA, तो x एक्सिस के अलोंग इसका घटक है, तो ये x एक्सिस के अलोंग है तो AX लिख के I कैप लिखेंगे। OB y एक्सिस के अलोंग है तो AY लिखकर J लिखेंगे, ये वाला y एक्सिस के अलोंग है तो J से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये z एक्सिस के अलोंग है AZ, तो AZ लिखेंगे OC वाला, z एक्सिस के अलोंग है तो K कैप लिखेंगे। यानी एक सदिश तीन सदिशों के योग के रूप में लिखा गया, तो ये 3D रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो एक वेक्टर इस तरह से आपको दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि एक वेक्टर को ऐसे लिखा जाए 3i प्लस 2j माई प्लस 5k, इस तरह से। तो यहाँ पर ऐसे अब वेक्टर लिखा रहेगा जिसमें ये वाला x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये तीन घटक हो जाएंगे इस सदिश के, इसलिए 3D रिजोल्यूशन होगा। जैसे 2D रिजोल्यूशन में केवल I और J आते हैं, जब 3D रिजोल्यूशन हो जाता है तो Z वाला भी आ जाता है और इसमें K वाला भी आ जाता है, तो I J के अलावा एक K आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना हो तो जैसे 2D रिजोल्यूशन में आपने सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड। तो थियोरेटिकल चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, सीधे इस पर न्यूमेरिकल आता है। जैसे एक वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपको मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता करना होगा, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझिए, बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ सकते हैं। तो सपोज करिए कि यही आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कि एक वेक्टर ए है 3i + 2j - k, सपोज करिए इस तरह से, और आपसे कह दिया जाए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन यानी दी कोजिया बताइए, दी कोजिया ज्ञात कीजिए, मैग्नीट्यूड परिमाण और डायरेक्शन कोसाइन दिशा बताइए। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पर a इक्वल है 3i + 2j - k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो सीधे सीधे रूट करके, जैसे 2 डायमेंशन में आप किए थे, i के साथ कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, j के साथ कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, k का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है गुणांक, माइनस सहित आप लेंगे तो -1 है तो 1 स्क्वायर हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 9 4 1, तो रूट में 14 यूनिट इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये जो है परिमाण हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई हो जाएगी। और कोई भी वेक्टर x, y और z के साथ जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन दी कोजियाएं। तो दी कोजियाएं क्या होती हैं? तो कोई भी वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z, सपोज करिए कि एक वेक्टर है OP, तो x एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है अल्फा, y के साथ जो बना रहा है बीटा और z के साथ जो बना रहा है गामा, यानी कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, ये 3 उसकी डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। यानी किसी भी वेक्टर के द्वारा x, y और z तीनों एक्सिस के द्वारा बनाए गए एंगल का कोसाइन उसकी दी कोजियाएं कहलाती हैं, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, जिसको क्रमशः L, M और N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कास अल्फा की जो वैल्यू होती है L कास अल्फा, x कंपोनेंट में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मिलता है। M कंपोनेंट कास बीटा कैसे मिलेगी? दूसरी दी कोजिया, तो y कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मिलता है। और तीसरी दी कोजिया n कैसे मिलती है? जो कि कास गामा होती है, तो z वाले में a से डिवाइड करने पर मिलता है। तो ये इसकी 3 दी कोजियाएं होती हैं। अब सपोज करिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए इस वेक्टर का। तो पहली जो दी कोजिया होगी डायरेक्शन कोसाइन DC, तो a का पहली दी कोजिया L से डिनोट करते हैं जो कास अल्फा होगा, i के साथ जो कंपोनेंट 3 है ये ले लेंगे 3 इसका मैग्नीट्यूड जो आप लिए हैं √14, तो ये पहली दी कोजिया हो जाएगी। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन यम लेना है तो कास बीटा हो जाएगा, जो कि j के साथ देखिए 2 है तो 2 उसका मैग्नीट्यूड रूट में 14, इस फार्मूले का यूज किया जा रहा है। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन यन अगर आपको निकालना है जो कि कास गामा होगा, तो यहाँ देखिए z वाले में a से डिवाइड करना है, तो z मीन्स k कंपोनेंट, तो यहाँ पर -1 है, तो -1 में आप टोटल मैग्नीट्यूड 14 से डिवाइड करेंगे तो ये, तो इस तरीके से तीनों डायरेक्शन कोसाइंस आपको मिल जाएगा एक दिए गए वेक्टर के लिए। तो एक वेक्टर का 3D रेजोल्यूशन में हम इस तरीके से, तो कहीं भी अब आपको वेक्टर दिया रहेगा तो i, j और k के फॉर्म में दिया रहेगा, i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में दिया रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का 2D 3D दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप आसानी से दी कोजियाएं निकाल सकते हैं। अब बताते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टरों को या सदिशों को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे।
तो दो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना हो तो सीधे सीधे अलजेब्रा का रूल लगाया जाता है। यानी कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी घटक के रूप में दो सदिशों का योग, घटक के रूप में दो सदिशों का योग। जैसे समझिए, एक एग्जाम्पल लेकर समझिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल ही केवल पूछा जाता है। जैसे दो वेक्टर दे दिया जाए, सपोज ए 3i + 2j - 5k, और एक दूसरा वेक्टर बी आपको दे दिया गया, सपोज 7i - 2j + 5k, और कह दिया जाए कि a + b तथा a + 3b ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे पूछ रहा है a + b, और यानी कि a और b को ऐड करना है, और a + 3b इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए i j k के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये घटक यानी 3D रिजोल्यूशन में दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, घटक के रूप में i j और k के फॉर्म में, i j और k के फॉर्म में। तो यहाँ पर सीधे सीधे a + b अगर आपको फाइंड आउट करना है तो a को लिख लीजिए 3i 2j - 5k, और b को लिख लीजिए b जो कि 7i कैप है, 2j 5k कैप है। अब कैसे ऐड करेंगे, तो जो अलजेब्रा का रूल होता है, i वाले को ऐड करेंगे i कैप से, तो यहाँ 3 मात्रक है, यहाँ 7 मात्रक, तो 3 और 7 जुड़ जाएगा, 10i कैप हो जाएगा। यहाँ 2j है, यहाँ पर -2 है, यहाँ देखिए 2j है, यहाँ -2, तो 2 - 2j कैप, तो ये 0 हो जाएगा। -5k है, यहाँ पर +5k है, तो -5 + 5 k को बाहर कर लीजिए, तो ये 10i हो गया, 2 - 2 0j हो गया, -5 - 5 ये भी 0k हो गया। तो संयोग से यहाँ पर दो टर्म 0 हो जा रहा है, तो या तो 0 रहने दीजिए या इसको हटा करके भी 10i लिख सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से चिन्ह सहित जोड़ देना है, ये आपका a + b हो जाएगा। और अगर a + 3b निकालना है तो यहाँ पहले b के पहले 3 है, तो 3 से b वेक्टर में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सपोज करिए वेक्टर a + 3b आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे, a वेक्टर लिख लीजिए 3i + 2j - 5k, ये हो गया a वाला, यहाँ से आ गया, प्लस करना है तो +3 टाइम्स, यहाँ देखिए 3 है, अब b वेक्टर ये है, तो 7i 2j + 5k। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21i हो जाएगा, 3 दूना 6 6j हो जाएगा, और ये 15k हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब आप इसमें इसको ऐड करेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 3 यहाँ पर आई है, 21 यहाँ पर है, तो 21 और 3 मिलके यहाँ देखिए 24 हो जाएगा, 24i हो जाएगा। यहाँ पर 2j है, यहाँ पर 6 ठो j माइनस में है, तो 6 ठो में से 2 ठो माइनस हो गया, तो -4j हो जाएगा।
और यहाँ -5 के है, यहाँ पर 15 ठो प्लस के है, तो 15 ठो में 5 ठो माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 10 के बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका a+3b बताएगा और ये a+b, यानी सिंपली जब आपको कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना हो वेक्टर को तो i j k के फॉर्म में दिया रहेगा, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ सीधे चिन्ह सहित आपको ऐड कर देना है। इस तरीके से हम सदिशों को जोड़ते हैं। अब अगर मैग्नीट्यूड इसका पूछता है a+b का, तो मॉड ab अगर पूछता है, इसी में क्वेश्चन अगर बढ़ा दिया जाए कि मॉड ab बताइए, यहीं पे सपोज करिए कि मॉड a+b आपसे पूछता है, तो मॉड ab का मतलब a+b की लंबाई, तो यहाँ पर a+b ये वेक्टर आया है, तो इसके तीनों कंपोनेंट को अंडर रूट करके फार्मूला आप जानते हैं। x के कंपोनेंट i वाला 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, j वाला 0 है तो 0 का स्क्वायर, k वाला 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे 10। तो a+b का मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। a+3b का अगर सपोज करिए इसका मापांक आपसे पूछता है, a+3b का मापांक आपसे पूछता है, इसका मापांक, तो इसका भी वही आप a+3b को आप सॉल्व किए हैं तो ये वेक्टर आया है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर कर लीजिए, i कंपोनेंट तो 24 का स्क्वायर प्लस j का -4 है तो -4 का स्क्वायर, k का 10 है तो 10 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको a+3b का मापांक मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड यानी अगर मापांक आपसे पूछता है तो रूट में करके फार्मूला लगाएंगे ax², ay² az², इससे आपको मापांक मिल जाएगा।